देर रात अयान की आंख खुली तो उसने देखा कि अहाना बहुत बुरी तरह अपना हाथ खुजला रही थी। क्या क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खुजला रही हैं? अयान सोफे से उठकर बिस्तर की तरफ आते हुए बोला। अहाना ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा था ना तुमको कि स्किन एलर्जी है मुझे, फिर भी फूल फेंक रहे थे मुझ पर। अब मिल गई तसल्ली। अयान घबराते हुए बोला, सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आपको सच में ये प्रॉब्लम है। इसकी कौन सी दवा लेती हैं आप? मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरे लाल बैग में दवाइयों का पैकेट है, वो ला दो, मैं खुद दवा निकाल लूँगी। अहाना खुजलाते हुए बोली। अयान अहाना के सामान में से लाल बैग खोजने लगा। वहाँ उसे दो लाल बैग दिखे। उसने सर पकड़ लिया कि इसमें से कौन सा खोले। आखिरकार एक बैग चुनकर उसने जैसे ही खोला, उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, मिस दीवान, इसमें तो वो है, दवाइयाँ नहीं हैं। अब तक अहाना को छींकें भी शुरू हो चुकी थीं। वह चीखते हुए बोली, वो है मतलब? अरे कपड़े हैं, इसमें कैसे हाथ डालूं? कपड़े इधर उधर करके देखो ना, मिलेगी एक छोटी सी बैग। नहीं कर सकता इसमें, वो वाले कपड़े हैं। अयान ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वाले मतलब? ओह माई गॉड, आपने कौन सा बैग उठा लिया? अहाना चीखते हुए बोली, ये वाला ही तो कहा था आपने। अयान ने बैग उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, ये रखिए, नीचे रखिए इसे। आपको लाल और मेहरून कलर में अंतर नहीं पता? मैंने लाल बैग कहा था। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? अहाना बड़बड़ाती रही। तब तक अयान दूसरे बैग से दवाइयों का पैकेट निकाल लाया। लीजिए, अब बताओ कौन सी दवा है? सारी दवाएं निकाल दो, मुझे नाम याद नहीं है। पत्ता याद है दवाई का? अहाना चीखते हुए बोली। अयान सारी दवाएं निकालते हुए बोला, कमाल हैं आप, इतनी इम्पोर्टेंट दवा का नाम याद नहीं आपको? कोर्ट में केस कैसे याद रखती हैं आप? अहाना दवा के पत्तों को गौर से देखते हुए बोली, रोज रोज नहीं खानी पड़ती मुझे ये दवा जो इसका नाम याद रखूं। और आप मेरे प्रोफेशन के बारे में अपनी विशेष टिप्पणी ना ही दें तो अच्छा होगा। अहाना ने पत्ता ढूंढ लिया। अयान तब तक उसके लिए पानी ले आया। यही दवा है ना? पता चला गलती से कोई और खा ली। और सीधा ऊपर, अयान मुस्कुराते हुए बोला। अहाना ने गुस्से से उसे देखा और दवा खा ली। अयान ने बाकी सारी दवाएं वापस बैग में डाली और उसे रख दिया। अब आप सो जाएं, कुछ समय में आराम आ जाएगा। अयान की आवाज़ में अपनेपन की झलक थी। अहाना ये देखकर हैरान तो हो गई और कटाक्ष करते हुए बोली, आप जनरली ही इतने स्वीट हैं या मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? आप इस घर में मेरी मेहमान हैं मिस दीवान, और मैंने अंकल और भाभी दोनों से वादा किया है कि आपका पूरा ख्याल रखूंगा, तो ना चाहते हुए भी मुझे स्वीट बनना पड़ रहा है, समझी आप? अब सो जाएं। ये कहकर अयान वापस अपने सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह जब अयान उठा तो अहाना को वहां ना पाकर थोड़ा हैरान हो गया। इतनी जल्दी उठकर कहाँ चली गई ये मुसीबत? वह अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि बालकनी से अहाना की आवाज़ आई, ये मुसीबत यहाँ है मिस्टर अयान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अयान बालकनी में पहुंचकर बोला, बहुत सुंदर बालकनी है, इतना प्यारा झूला है, खूबसूरत फूल हैं और मुझे खुशी हुई इनमें गुलाब नहीं हैं। अहाना ने झूले पर बैठते हुए कहा। शुक्रिया, अयान बोला और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। आपको रात को दिखाऊंगा ये बालकनी। यहाँ मैंने छोटी छोटी लाइट्स लगा रखी हैं जो इस झूले को और भी स्पेशल बना देती हैं। अक्सर भाई और भाभी यहाँ आकर बैठते थे। उनके कमरे में कोई बालकनी नहीं है ना, तब मैं ये झूला लाया था। घंटों वो दोनों यहाँ बैठकर बातें करते रहते थे। भाई कभी कभी गिटार बजाता था और कभी कभी मैं उनके लिए गिटार बजाता था। बहुत अच्छे दिन थे, पता नहीं क्या हुआ क्यों हुआ। वो दिन वापस लौटेंगे अयान, आप चिंता ना करें, बस मेरा साथ देते रहिएगा। आरुष और उर्वी वापस इस झूले पर बैठकर अपने पुराने दिनों को वापस जिएंगे, ये मेरा वादा है। अहाना ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस दीवान, चलिए मैं नहाने जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अयान बोला। ओ मिस्टर, पहले मैं नहाऊंगी, मेरा आज बहुत ज़रूरी केस है, समय पर पहुंचना है। ये कहते ही अहाना उठी और स्नान घर की तरफ भागी। अहाना, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मुझे जाने दो पहले। अयान भी उसके पीछे भागा, पर तब तक अहाना उसे जीभ चिढ़ाते हुए स्नान घर में घुस चुकी थी।
अहाना तैयार हो नीचे उतरी तो देखा कामिनी जी बैठक में बैठकर चाय की चुस्की ले रही थीं। अहाना ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए उनके पांव छुए और लता को आवाज लगाई, लता दीदी जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ, बहुत लेट हो रहा है। अरे बहू कहाँ जा रही हो? कामिनी जी ने चौंकते हुए कहा, माँ जी कोर्ट जा रही हूँ, आज बहुत बड़ा केस है। अहाना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कल ही तो ब्याह हुआ है और आज घर से बाहर निकल जाओगी। हमारे यहाँ 1 महीने से पहले नई बहू घर के बाहर कदम नहीं रखती। कामिनी जी ने परंपरा और रीति रिवाजों की जंजीरों में अहाना को जकड़ने की कोशिश की, पर अहाना ने भी उन्हें ठोस जवाब देते हुए कहा, माँ जी आपका जमाना नहीं है, ये 21वीं सदी है। यहाँ इंसान की पहचान उसके काम से होती है, घर बैठकर रीति रिवाजों की रोटियां सेकने से नहीं। मैं 1 महीने घर बैठ गई तो मेरी तो वकालती बंद हो जाएगी। ऐसा है ना बहू, आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म रखी है मैंने, तो तुम्हारा होना तो जरूरी हो जाएगा ना। मुंह दिखाई ये क्या होता है? इसमें मोहल्ले की औरतें आती हैं और एक एक करके नई दुल्हन का चेहरा देखकर उसकी झोली में नेक डालती हैं। कामिनी जी ने समझाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? मैं कोई खिलौना हूँ जिसे बारी बारी आपकी सहेलियाँ घूंघट उठाकर देखेंगी? मैं वैसे भी इन फालतू रिवाजों के सख्त खिलाफ हूँ, माफ़ कीजिए माँ जी, पर मैं शाम को इस प्रोग्राम में अपने आप को मजाक का पात्र बनाने के लिए शामिल नहीं हो सकती। ये कह अहाना अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। कामिनी जी के तन बदन में तो जैसे आग लग गई। अपनी सहेलियों के सामने अपनी नाक कटते वह भला कैसे देख सकती थीं? उन्होंने गुस्से में अयान को आवाज लगाई, उफ माँ क्यों चीख रही हो, क्या हुआ है? अयान तैयार होकर नीचे आते हुए बोला। तब तक आरुष भी अपना सामान बांध कर नीचे आ चुका था। भाई मैं चलूंगा आपके साथ, आपको एयरपोर्ट छोड़ने। रुकिए जरा। हाँ माँ बोलो क्या बात है? अयान ने कामिनी जी से बेरुखी से पूछा। आज मुंह दिखाई की रस्म है और तेरी बीवी ने आने से मना कर दिया है। कहती है कि इन दकियानूसी रिवाजों को नहीं मानती। उसे समझा दे कि मेरे घर में मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा। अगर नहीं आई शाम को तो मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कामिनी जी तुनक कर बोली। माँ आप समझाओ ना उसे, आखिरकार अहाना आपकी पसंद है। आप उतावली थी उसे इस घर की छोटी बहू बनाने के लिए। अब आप झेलो। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप और वो एक साथ नहीं रह सकते, पर तब तो आपकी आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ा था। कामिनी जी इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थीं? अब उन्होंने अपना पुराना तुर्क का इक्का चला। देख अयान, समझाना तो तुझे ही पड़ेगा, वरना तू जानता है कि अंजाम क्या हो सकता है। कामिनी जी ने अयान और आरुष के नजदीक आकर कहा। एक पल के लिए अयान ठंडा पड़ गया, पर अब वो इस धमकी से डरकर यदि अहाना को जोर देकर आने के लिए कहेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, अहाना का साथ देने का। माँ आपकी इन्हीं धमकियों की वजह से भाई ने भाभी को बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहरा दिया और अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। पर मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैं अहाना को शाम को आने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। आपको जो करना है आप कर सकती हैं। चलिए भाई, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कहकर अयान चला गया। ये तूने क्या किया अयान? तुझे पता है ना कि वो क्या कर सकती हैं? आरुष गाड़ी में बैठते हुए बोला। बस भाई अब बहुत हो गया। सालों से हम दोनों इनकी इस धमकी के कारण झुकते रहे, इनकी बेवजह की बातों को मानते रहे और बिना जाने कि जिस बात की धमकी ये हमें दे रही हैं वो वजह अब है भी कि नहीं। अब इनका साम्राज्य हिलाने का समय आ गया है भाई, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अयान ने गाड़ी चलाते हुए कहा। मैं समझता हूँ छोटे, पर अगर इनकी धमकी में जरा सी भी सच्चाई हुई तो तू भी जानता है कि हम क्या खो सकते हैं। आरुष ने दर्द भरे स्वर में कहा। अयान की आंखों में नमी आ गई। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला। भाई जानता हूँ, पर उस एक डर की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है। आपने अपना प्यार खोया है और मैंने, खैर छोड़िए, अब और कुछ नहीं खोना चाहता मैं। भाई अपना दिल मजबूत कर लीजिए भाई। अयान आरुष को एयरपोर्ट छोड़ अपने काम पर निकल गया, पर आरुष का दिल उस अनजान डर के आगे झुकता जा रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने अहाना को फोन लगा दिया। भैया आप ठीक से पहुंच गए एयरपोर्ट? सॉरी, मैं भी आना चाहती थी पर आज कुछ जरूरी काम था कोर्ट में। कोई बात नहीं अहाना,
आपसे एक रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई समझकर मान लीजिएगा प्लीज। आरुष बोला। भैया आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, आपका हुक्म सराखों पर, कहिए क्या बात है। अहाना ने बहुत आदर से कहा। आरुष ने उसके बाद जो कुछ अहाना को कहा उसे सुन अहाना स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह आरुष की बात को माने कि ना माने, पर चूंकि उसने वादा कर दिया था इसलिए मन मार कर भी उसे मानना पड़ा। सारा दिन अहाना सोचती रही कि ऐसा क्या था जो आरुष उससे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो माँ जी की बात मान जाए। कुछ तो बात है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है, पर कैसे पता चलेगा। तभी अहाना के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने तुरंत फोन घुमाया। ओहो भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? पिछले आधे घंटे से घूम घूम कर पूरा कमरा नाप डाला है। कैलाश जी बोले। कैसे परेशान ना हूँ, बहू ने आने से मना कर दिया है। अब नाक कट जाएगी मेरी तो क्या कहेंगी मेरी सहेलियाँ। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? कामिनी जी परेशान होते हुए बोली। देखो आज के लिए सबको टाल दो, कल बात करते हैं बहू से, फिर बुला लेना सबको। कैलाश जी ने उपाय बताते हुए कहा। आहा, ऐसे थोड़ी होता है। सारी तैयारियां हो गईं। नत्थूलाल हलवाई की मिठाई और नाश्ते का ऑर्डर भी दे दिया, अब कैसे कैंसिल करूं? कामिनी जी ने कहा और फोन उठा कमरे से बाहर चली गईं। फोन पर उन्होंने किसी को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और कहा, अब तुम ही संभालो, लड़के हाथ से निकल रहे हैं। फिक्र मत कर, अब मैं देख क्या कर सकता हूँ, तू आराम कर। दूसरी तरफ से आवाज आई। ये सुन कामिनी जी कुछ शांत हुई और अपने कमरे में चली गईं। आओ मुन्नी, कैसी हो? कैसा लगा फैक्ट्री का काम? अहाना ने पूछा। छोटी बहू, हमसे का खता हुई है जो आप हमको घर से निकाल दिए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, घर से मत निकालो। मुन्नी हाथ जोड़ते हुए बोली। कमाल है मुन्नी, आपको दोगुना ज्यादा पगार दे रहे हैं, फिर भी आप वापस वहां जाना चाहती हैं क्यों? अहाना ने पूछा। छोटी बहू, हम बहुत समय से वहीं काम कर रहे थे, काहे आदत पड़ गई है वहां की, इसलिए। अहाना ने गुस्से से मुन्नी को देखते हुए कहा। ये कहो ना कि उनके साथ मिलकर तुम्हें भी बहुओं को सताने का गेम खेलना है ना? नहीं नहीं छोटी बहू, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलती हो तुम मुन्नी। माँ जी के हर प्लान में तुमने उनका साथ दिया है। उर्वी की हर छोटी बड़ी बात माँ जी तक तुम पहुँचाती थी। शर्म आनी चाहिए तुमको। उर्वी तो आज भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। उस भोली को क्या पता कि तुम कितनी मीठी छुरी हो। पता है मुन्नी, मैं तो तुम्हें नौकरी से निकालने वाली थी, पर उर्वी के कहने पर मैंने तुम्हें पापा की फैक्ट्री में काम दिलवाया और उसी उर्वी का घर उजाड़ने में तुमने माँ जी का साथ दिया। अहाना बोली। मुन्नी वहीं खड़े खड़े ही रोने लगी। उसे अपने कर्मों पर घिन आ रही थी। मुझे माफ कर दो छोटी बहू, आज से आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, मुन्नी बोली। अहाना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। आखिरकार यही तो वो चाहती थी। बहुत बढ़िया, चलो श्री गणेश, आज से अभी से करते हैं। तुम अपने फ़ोन से माँ जी को फ़ोन लगाओगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही उन्हें कहोगी। अयान आज ऑफिस की मीटिंग में बहुत व्यस्त था, तभी उसे एक फ़ोन आया। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह अपने केबिन से बाहर निकल बालकनी में चला गया। क्या बात है, इतनी देर लगी मेरा फ़ोन उठाने में? दूसरी तरफ से एक बहुत ही वजनदार आवाज़ सुनाई पड़ी। वो मैं मीटिंग में था, कहिए। सुना है शादी के बाद बहुत पर निकल आए हैं तेरे, बहुत उड़ रहा है। जब तुझे कहा गया कि काम हो जाना चाहिए तो काम हुआ क्यों नहीं? वह कड़क रौबदार आवाज और ज्यादा भारी और गुस्से से भर गई। मैं कैसे अपनी पत्नी को फोर्स कर सकता हूँ? वो एक वकील है, बिजी होगी, नहीं आ सकती। अयान की जुबान लड़खड़ा रही थी। हा, लगता है तुझे नमूना दिखाना ही पड़ेगा। एक वीडियो भेज रहा हूँ, ध्यान से देख और फिर फैसला करना। अंजाम तू भी जानता है, रखता हूँ। ये कह उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। तब एक वीडियो अयान के फ़ोन पर आया। उस वीडियो को देखकर अयान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सर से पांव तक सिहर उठा। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। अहाना को झुकने को कहेगा तो उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और यदि नहीं कहेगा
तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब वो क्या करे? मेम साहब मैं ठीक हूँ, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अभी छोटी बहू आई थी साहब से मिलने और उन दोनों के बीच की बातें सुनी मैंने। मुन्नी बोली, बातें सुनने में तो तू एक्सपर्ट है, बता क्या खबर है? कामिनी जी मुंह में मिठाई ठूसते हुए बोली, मेम साहब छोटी बहू बहुत गुस्से में थी। वह अपने पिता को कह रही थी कि आपने उन्हें फोर्स करना शुरू कर दिया है और ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इस पर साहब जी बोले। वो सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई। ऐसा क्या बोल दिया दीवान साहब ने जो तू परेशान हो गई? कामिनी जी के कान खड़े हो गए ये सुनकर। वो बोले कि तू फिक्र मत कर बेटी, तेरी जायदाद में से जो हिस्सा अयान बाबा के माता पिता को देने की सोची थी वो अब नहीं दूंगा। सारी जायदाद तेरे और अयान बाबा के नाम पर कर दूंगा। ऐसा बोले और अयान बाबा को भी समझाने को बोले कि उसको भी बोल दे कि अपनी माँ के सामने दबने की जरूरत नहीं है, वो अब करोड़ों का मालिक है। मुन्नी ठीक वैसे ही बोलती गई जैसे अहाना ने उसको बोलने को कहा था। ये सब सुनते ही कामिनी जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिन में तारे नजर आ गए। अयान करोड़ों का मालिक नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। कामिनी जी ये सब बड़बड़ा रही थीं कि तभी कैलाश जी अंदर आए। उन्हें इस तरह बड़बड़ाते देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो? कामिनी जी ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। कैलाश जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले, अब इतने बड़े घर की बेटी एक लॉयर को तुम इस तरह बोलोगी तो यही सब होगा। जिस जायदाद के लालच में तुमने अयान की उससे शादी कराई थी वो तो समझो अब गई। ऐसे कैसे गई? मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। ये कह कामिनी जी ने अहाना को फोन किया। जी माँ जी, कहिए क्या बात है? माफ कीजिए, थोड़ा व्यस्त थी। अहाना ने अपने पैर सोफे पर फैलाते हुए कहा। अहाना बेटा, सुबह के लिए सॉरी। वो बाद में मैंने सोचा कि तुम ठीक ही कह रही थी। मेरी बहू कोई नुमाइश की चीज़ थोड़ी है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मना कर दूंगी अपनी सहेलियों को। कामिनी जी के मुंह से फूल झड़ रहे थे। नहीं माँ जी, मैं आ जाऊंगी। बाद में मैंने भी सोचा आपकी इज्जत घर की इज्जत है, वो कम नहीं होनी चाहिए। आप बुला लीजिए अपनी सहेलियों को, मैं आ जाऊंगी घर। प्लीज़ साड़ी वगैरह नहीं पहनूंगी। बिल्कुल मत पहनना बेटा, जो ठीक लगे वो पहनना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। कामिनी जी ने फ़ोन रख दिया। उनके चेहरे पर जीत के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। अब ये सब हुआ कैसे, ये जानने की उत्सुकता उनमें बहुत तीव्र होती जा रही थी। पर वो अपना समय इसमें व्यर्थ नहीं करना चाहती थीं। वो चल पड़ी शाम की तैयारी करने। शाम को कामिनी निवास में खूब चहल पहल थी। कामिनी जी की सहेलियां जायकेदार नाश्ते का लुत्फ उठा रही थीं, कुछ कानाफूसी कर रही थीं। एक दूसरे को इशारा करके, क्या बोल रही हो? खुलकर बोलो। कामिनी जी बोली, हम तो ये कह रहे थे तेरी बहू को भी कुछ बनाना आता है कि नहीं? एक सहेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरी बहू बहुत बड़े घराने की बिटिया है, दर्जनों नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे खाना बनाने की क्या जरूरत है? कामिनी जी ने अहाना और दीवान साहब के गुण गाते हुए कहा। रहने दे कामिनी, हमारी बहुओं में तो बहुत नुक्ताचीनी निकालती थी तू। अब तेरी बहू की बारी आई तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। उनमें से एक सहेली गुस्से से बोली। तभी अहाना ने कमरे में कदम रखा। उस औरत की बात सुनकर उसका खून खौल उठा, पर अपने आप को शांत कर वह उन सब के सामने पड़े सोफे पर आकर बैठ गई और प्यार से बोली, ये मुंह दिखाई की रस्म खास तौर से नई दुल्हन की कमियां निकालने के लिए ही रखी जाती है कि आंटी जी? और वैसे माँ जी को कोई ज़रूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्शन देने की, मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। प्रणाम आप सबको। कुछ पल के लिए कामिनी जी और उनकी सहेलियाँ एकदम खामोश हो अहाना को देखती रहीं। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सबको यूं खामोश देखकर कामिनी जी ने हंसते हुए कहा, आ गई बहू, बहुत बढ़िया। जा मुंह हाथ धो ले, फिर तैयार होकर नीचे आ जाना। माँ जी ऊपर गई तो बिस्तर देखते ही सो जाऊंगी। आज बहुत थक गई हूँ, बहुत बड़ा केस था इसलिए पहले आप लोगों का काम निपटा दूँ। सॉरी, मेरा मतलब है कि आप लोग अपनी रस्म पूरी कर लीजिए, फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी। अहाना ने थकान भरे लहजे में कहा। वैसे केस क्या था? उनमें से एक ने उत्सुकता बस पूछा। अहाना ने कुटिल मुस्कान से उन्हें देखा और कहा, क्या बात है आंटी जी, इस उम्र में भी मसाला चाहिए आपको? खैर छोड़िए, आज एक सास और उसकी चंद सहेलियों को सजा दिलवा कर आ रही हूँ।
क्यों? सहेलियों को क्यों? सब सहेलियों ने एक साथ पूछा। सबके गले सूख रहे थे। अरे अरे आंटी जी, आप सबके गले क्यों सूख गए? लता दीदी, जरा माउंटेन ड्यू लाना सबके लिए। सबके गले सूख रहे हैं। ये आप सबके गले को फिर से तरोताजा कर देगा। लो ले लो, ले आई दीदी, प्लीज पीजिए। आहाना ने मस्खरी भरे अंदाज में सबको गिलास थमाते हुए कहा। हाँ तो ऐसा हुआ कि मेरी क्लाइंट की सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। बेवजह ताने मारना, घर का सारा काम करवाना, दहेज मांगना, घर से निकालने की धमकी देना वगैरह वगैरह। तो उनके ऊपर ऐसी दफाएं लगाई मैंने कि 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा दिलवाई है। आहाना ने गर्व से अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहा। पर बेटा, इसमें सहेलियों का क्या कसूर था? उन्हें क्यों सजा हुई? एक आंटी पूरी कोल्ड ड्रिंक गटकते हुए बोली। सहेलियां ही तो अहम थी आंटी जी। ये जो सास थी ना इसकी, सहेलियां इसके साथ मिलकर बहू को परेशान करती थीं, उन्हें नए नए आइडिया देती थीं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती थीं, जानती सब थीं कि गलती सास की थी, फिर भी अपनी सहेली का साथ देती रहीं। और आंटी जी, कानून की नज़र में गुनाह का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है, इसलिए उन्हें भी जुर्माना भरना पड़ा। आहाना ने बहुत बढ़िया प्लान करके कुछ ऐसे अंदाज में कहानी सुनाई कि सबके पसीने बहने लगे। कितना जुर्माना? एक आंटी बोली। 50,000 रुपए। आहाना ने खौफ फैलाते हुए कहा। मैं तो 1 लाख कह रही थी, पर जज साहब नहीं माने। खैर, क्या बातें लेकर बैठ गए हम भी। चलिए रस्म शुरू कीजिए। अरे बहू रानी, बस तुम्हें देख लिया रस्म हो गई। बहुत सुंदर हो और समझदार भी, बस हो गया। चलो हम सब चलती हैं। ये कहकर सब उठने लगी तो कामिनी जी बोली। अरे नेक तो दिया नहीं, मतलब। ये कह कामिनी जी चुप हो गईं। तभी एक औरत आगे बढ़ आहाना को नेक का लिफाफा पकड़ाने लगी। कामिनी जी की आंखों में चमक आ गई, पर आहाना ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा। आंटी, बड़ों का आशीर्वाद ही काफ़ी है। पैसों से कभी आशीर्वाद नहीं दिया जाता। ये अपने पास रखिए। बस एक विनती है, हर नई बहू को यदि मुंह दिखाई में उसकी कमियां बताने के बजाय यदि आप सब उसे हौसला और हिम्मत दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी नई घर गृहस्थी में उसका साथ दें, उसकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दें, तो उसे कभी अपने घर और अपनी माँ की याद नहीं आएगी। पर बहू, ये तो तुम्हारा नेग है, ले लो हमारा आशीर्वाद समझकर। ऐसा है आंटी जी, तो ठीक है। आहाना ने लिफाफा लिया और उस पर लगा 1 रुपए का सिक्का निकाल कर रखते हुए कहा। ले लिया नेग आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आहाना सबके लिफाफे में से 1 रुपए का सिक्का निकाल उन्हें धन्यवाद दे रही थी, और कामिनी जी का दिल जलकर कोयला होता जा रहा था। घर आई लक्ष्मी को उनकी बहू ठुकरा रही थी। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर खून के घूंट पीने के सिवा और कोई चारा नहीं था। सब सहेलियों के जाने के बाद आहाना ने सारे सिक्के इकट्ठे कर कामिनी जी की गोद में डालते हुए कहा। ये लीजिए माँ जी, आप बड़े हैं, आप रखिए इन्हें। वैसे सब ठीक से हो गया ना? तो अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। आप भी आराम कीजिए। ये कह आहाना अपने कमरे की तरफ चल दी, और कामिनी जी अपना सा मुंह लेकर सिक्के बटोर कर अपने कमरे में चली गईं। क्या बात कर रही हो भाभी? काश मैं भी वहाँ होता, माँ का उतरा चेहरा देखता, बड़ा मजा आता। आपकी सहेली ने सही बैंड बजा दी सबकी। अब सब माँ को कोई उल्टी सलाह देना तो दूर, उनके पास तक आने से कतराएंगी। अयान ने हंसते हुए उर्वी से फोन पर बात करता हुआ गाड़ी चला रहा था। घर पहुंचकर घर में छाए सन्नाटे और शांति में उसे एक अलग सुकून मिला। वह दबे कदमों से हाथों में एक बड़ा सा डिब्बा लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में कोई नहीं था। आहाना स्नान घर में स्नान कर रही थी। अयान ने चुपचाप वह डब्बा खोला और काम पर लग गया। कुछ देर बाद जब आहाना बाहर निकली तो वह अयान को देखकर चौंक गई और पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाते हुए बोली। उफ, अक्ल है कि नहीं? कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था कि तुम बाहर हो? मैं ऐसे ही बाहर आ गई। स्टूपिड नॉनसेंस इडियट। अरे नहा रही थी तो बाहर से दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। मेरी क्या गलती है? मुझ पर गालियों की बरसात क्यों कर रही हो? अयान बिना पीछे मुड़े बोला। स्टूपिड नॉनसन इडियट, ये सब गाली नहीं होती, समझे? अब जाओ बाहर, मुझे कपड़े बदलने हैं। आहाना ने पर्दे के पीछे से बोला। ओके, जा रहा हूँ, बदल लो कपड़े। ये कहकर अयान बाहर चला गया।
ओहो भाग्यवान, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? सब कुछ सही से तो हो गया ना? कैलाश जी बोले, ये नेग में आपकी बहू ने सिर्फ सिक्के लिए हैं और मेरी झोली में तो ऐसे डाले जैसे कोई भिखारी को भीख देता है। लो तुम ही संभालो इन्हें। कामिनी जी ने सिक्के कैलाश जी की गोद में डालते हुए कहा, कम से कम आ तो गई। सुबह इसलिए परेशान थी कि बहू ने केवल आने से मना कर दिया, अब इसलिए परेशान हो कि बहू ने नेग में सिक्के ही लिए। आखिर परेशानी है क्या? कैलाश जी सिक्कों को अपनी गुल्लक में डालते हुए बोले, परेशानी, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी। भाग्यवान तुम भी ना कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। यदि वह इस बात को लेकर तुम्हारा मजाक बनाए तो गर्व से सर ऊंचा करके कह देना कि तुम्हारी बहू ने तो उनका मान रखने के लिए उनसे 1 रुपया नेग में ले ली है, वरना वो तो इतने बड़े घराने की है कि उसे उनके नेग की क्या जरूरत थी। कैलाश जी ने कामिनी जी को समझाते हुए कहा। कामिनी जी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई और वह शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है, कभी कभी आपके दिमाग में भी आइडिया आ जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम इंसानों की घन चक्कर बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए, और आए भी तो दबे पांव। मुझे खबर तक नहीं हुई कि बाहर कोई है। वैसे ऐसी कौन सी खुफिया प्लानिंग कर रहे थे? अहाना ने शक करते हुए पूछा। ओ मैडम, मैं कोई खुफिया प्लानिंग नहीं कर रहा था। मैं ये लैंप लाया था, इसे अपने सिरहाने लगा रहा था जिससे तुम रात को आराम से सो सको। अयान ने चिढ़ते हुए कहा। मेरी इतनी परवाह, अचानक ये केयर क्यों? अहाना ने अपने गीले बालों को झटकते हुए कहा। अयान के मुंह पर उसके गीले बालों की कुछ बूंदें गिर गईं, जिसे अयान ने अपने रूमाल से साफ करते हुए कहा, भलाई का सच में जमाना नहीं रहा। परवाह करने पर भी लोग शक करते हैं। निकाल देता हूँ फिर सोना रोशनी में। अहाना ने आगे बढ़कर अयान को रोकते हुए कहा, अरे रुको, अब रहने दो। मतलब थैंक्स फॉर द केयर। हम अब आई ना आप लाइन पर मिस दीवान। वैसे आज आपने माँ की सहेलियों की अच्छी बैंड बजाई, मजा आ गया। अयान अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकालते हुए बोला, क्या मैं कुछ देर तुम्हारी बालकनी में बैठ सकती हूँ? अहाना बोली। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल बैठ सकती हो। अहाना बालकनी में जाकर बैठ गई। हल्की मध्यम रोशनी में वह बालकनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहां बैठ अहाना सोच विचार करती रही कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आरुषों से रस्म निभाने के लिए घर जाने का बार बार आग्रह कर रहा था। कोई बहुत बड़ी बात है जो उसे छिपी हुई है, और जब तक वह उस बात की जड़ तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक वह कामिनी जी को सबक नहीं सिखा पाएगी। उसने उर्वी को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। अहाना, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, पर मैंने भी ये महसूस किया था कि माँ जी के पास कुछ तो ऐसा राज है जिसे हथियार बनाकर दोनों भाइयों पर इस्तेमाल करती हैं। जब उन्हें अपनी बात मनवानी होती थी तो वह सिर्फ 2 ही शब्द बोलती थीं कि मान जाओ वरना, और आरुष मजबूर हो जाते थे। अच्छा ये बता, तू अपनी सास के बारे में कितना जानती है? मतलब उसका घर कहाँ है, मायके में कौन कौन है? अहाना ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि माची के व्यवहार की वजह से सबने संबंध तोड़ लिए थे। बस एक भाई है उनका, पता नहीं सगा है या कजिन है, उससे ही पटती है माँ जी की। 1-2 बार आया था वो घर। अमरीश पुरी की तरह लगता है बिल्कुल, ऊंचा लंबा चौड़ा, गिद्ध जैसी आंखें। मैं तो देखते ही डर गई थी। क्या नाम है माँ जी के इस भाई का? कहाँ रहता है? नाम, हाँ प्रीतम नाम है। अब सही से नहीं पता कि कहाँ रहता है, पर शायद रत्नागिरी की तरफ रहता है। चल ठीक है, कल शाम को कोर्ट आ जाना, तुझसे ज़रूरी काम है। ये कह अहाना ने फ़ोन रख दिया। अंदर आ जाऊं? उर्वी ने अहाना से पूछा। तुझे कब से इजाज़त मांगनी पड़ गई बहन? आज तेरा ही इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगीं। उर्वी अहाना को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, शादी के बाद रूप निखर गया तेरा। कुछ भी मत बोल उर्वी, तेरे देवर को झेल रही हूँ, ये क्या कम है? अहाना सोफे पर बैठते हुए बोली। लो, ऐसा क्या कर दिया अयान ने? उससे ज्यादा स्वीट लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, और उससे ज्यादा वो मेरी चिंता करता था, समझी? तुझे क्या परेशानी दे रहा है? उर्वी अयान की वकालत करते हुए बोली। बस देवर की भाभी चुप कर जा, पहले काम की बात कर लेते हैं, फिर तेरे प्यारे देवर के कारनामे बताऊंगी। तभी अहाना की असिस्टेंट ने बताया कि स्केच आर्टिस्ट आया है। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो, अहाना ने कहा। आइए सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आभार आपका कि मेरे बुलाने पर आ पाए, अहाना उन्हें बैठाते हुए बोली। अहाना मैम, आप इंस्पेक्टर शिशिर की दोस्त हैं,
आपको कैसे मना कर सकता हूँ? बताइए किसका स्केच बनवाना है? स्केच आर्टिस्ट बोला। उर्वी, प्रीतम मामा की शक्ल तो तुझे याद होगी ही, तो तू उन्हें इनके चेहरे का पूरा विवरण दे, देखते हैं कुछ पता चल सके तो, अहाना ने कहा। लगभग 1 घंटे तक उर्वी स्केच आर्टिस्ट को प्रीतम मामा के चेहरे का विवरण समझाती रही। 1 घंटे बाद एक चेहरा उभर कर कागज पर आया। हाँ, बहुत हद तक ऐसे ही दिखते हैं वो, उर्वी ने देखते ही कहा। ग्रेट, थैंक्स सर, आपने अपना कीमती समय दिया, अहाना ने कहा। स्केच आर्टिस्ट के जाने के बाद उर्वी ने अहाना से पूछा, पर तू इन्हें ढूंढेगी कैसे? मेरे दोस्त इंस्पेक्टर सिसिर की मदद से। वैसे भी देख तो, इसे शक्ल से ही गुंडा लगता है, इसका शायद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। अहाना ने फ़ोन उठाकर इंस्पेक्टर सिसिर को फ़ोन करते हुए कहा। हाँ अहाना, कैसी हो? वो स्केच आर्टिस्ट आ गया था, इंस्पेक्टर सिसिर ने पूछा। थैंक्स उन्हें भेजने के लिए सिसिर, बढ़िया स्केच बना गया है। तुम अभी फ्री हो क्या? मैं आ जाऊं? अहाना ने पूछा। अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल आओ, इंस्पेक्टर सिसिर ने हंसते हुए जवाब दिया। अहाना और उर्वी इंस्पेक्टर सिसिर के पुलिस थाने पहुंची। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू मामा को क्यों ढूंढना चाहती है, उर्वी ने पूछा। देख बहन, कोई तो राज है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। ये दोनों भाई कोई तो बात हमसे छुपा रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। मैं कामिनी देवी के इर्द गिर्द का सारा सपोर्ट सिस्टम खत्म करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी उनका बहुत बड़ा राजदार है, अहाना बोली। अहाना, नाइस टू सी यू, आओ बैठो, इंस्पेक्टर सिसिर ने गर्मजोशी से अहाना का स्वागत करते हुए कहा। सिसिर, ये मेरी सहेली उर्वी है और ये स्केच है। मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने रिकॉर्ड में चेक करो, शायद कोई क्रिमिनल डाटा हो इसका। श्योर, ये नया केस है क्या कोई? इंस्पेक्टर सिसिर ने पूछा। अहाना ने सिसिर को सारी कहानी सुनाई। ओ माय गॉड, तुमने शादी कर ली, मतलब मेरा चांस खत्म, सिसिर ने हंसते हुए कहा। चुप करो यार, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक बार उस औरत को सही रास्ते पर ला दूं तो मैरिज ओवर, अहाना ने बिंदास बोला। ऐसे टेढ़े काम सिर्फ अहाना दीवानी कर सकती है, पर सच में दोस्ती के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, आई एम प्राउड ऑफ यू, सिसिर ने अहाना की तारीफ करते हुए कहा। सिसिर, उर्वी मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है और इसकी आंखों में आंसू लाने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर सिसिर ने उस स्केच को अपने कंप्यूटर डाटा से मैच किया। बहुत मेहनत के बाद एक तस्वीर सामने आई। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, शायद इस आदमी की जवानी की तस्वीर देखकर बताएं क्या यही है? सिसिर ने कंप्यूटर का स्क्रीन उर्वी की तरफ घुमाते हुए कहा। उर्वी बहुत ध्यान से तस्वीर देखकर बोली, यही है, जवानी में ऐसा ही दिखता होगा ये आदमी। हम सिसिर, ये अब कहाँ है, ये पता चल सकता है क्या? अहाना ने पूछा। अहाना, मुझे 2 दिन का वक्त दो, इस आदमी की सारी जन्म कुंडली तुम्हारे सामने रख दूंगा, इंस्पेक्टर सिसिर ने कहा। थैंक्स सिसिर, मेरी इतनी मदद करने के लिए, अहाना ने कहा। कम ऑन अहाना, ये तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज है, पर तुम अपनी दोस्त के लिए जो कर रही हो, काबिले तारीफ तो वो बात है। इस केस में मेरी जिस भी तरह की मदद चाहिए मैं दूंगा, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से, सिसिर ने अहाना से हाथ मिलाते हुए कहा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकल उर्वी ने अहाना से पूछा, माँ जी तेरे साथ सही से तो रह रही हैं ना? बहन, तू मेरी फिक्र मत कर, फिक्र तो अब कामिनी देवी को अपनी करनी पड़ेगी। बस एक बार इस प्रीतम प्यारे के बारे में पता चल जाए, फिर देख मैं क्या नाच नचाती हूँ उन्हें, अहाना गाड़ी चलाते हुए बोली। शाम को जब अहाना घर पहुंची तो देखा कामिनी जी लता पर चिल्ला रही थीं। क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है क्या? अहाना ने पूछा। बहू ये सही से खाना नहीं बनाती, मैं तो मुन्नी को वापस बुलाऊंगी, मेरा काम तो मुन्नी ही करेगी, कामिनी जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। माँ जी, लता दीदी तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, पर ठीक है, आपको मुन्नी को वापस बुलाना है तो बुला लीजिए, पर मेरे सारे काम दीदी ही करेंगी, आप अपने कामों के लिए मुन्नी को रख लीजिए बस। आप खुश? अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल खुश, बहू हो तो तेरे जैसी, कामिनी जी ने खुश होते हुए कहा। अहाना मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या अजीब बेवकूफ़ हो तुम, मुन्नी को फिर से घर में आने दे रही हो?
बड़ा बोल रही थी कि सपोर्ट सिस्टम कट कर दूंगी वगैरह वगैरह। अयान ने अहाना को अंदर आते ही बोला, मेरे पास एक वकील का दिमाग है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ कृपया मुझे करने दें। अहाना ने चिढ़ते हुए कहा, बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही हैं आप अपने आप को मिस देवान। कामिनी गुप्ता आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अयान ने हंसते हुए कहा, तुम तो अपनी प्यारी माता श्री की ही साइड लोगे ही, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मुन्नी को घर में लाने का प्लान मेरा ही था, अब वो हमारी तरफ से खेलेगी। अहना ने कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, पर वो ऐसा क्यों करेगी? पैसा जनाब पैसा, डबल तनख्वाह दे रही हूँ मैं, और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है तो। अब बोलो स्मार्ट कौन? अहाना ने अयान के करीब आकर कहा। अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आप स्मार्ट हैं, मान गए आपको। अयान के इस कदर देखने से अहाना थोड़ी असहज हो गई। उसका दिल न जाने क्यों बहुत तेज धड़कने लगा, पर दिल पर काबू पाते हुए वह झट से बोली, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करें मिस्टर अयान। आप कहें मैडम तो हम आज से ही आपको ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। अयान ने अहाना के करीब आते हुए कहा, उसकी भी जरूरत नहीं है, आप बस हटे मेरे रास्ते से, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतनी जल्दी खाना तो खा लो। नहीं भूख नहीं है, मुझे बस सोना है अब। ये कह अहाना कपड़े बदलने चली गई। हेलो सिसिर, कैसे हो? अहाना ने फ़ोन उठाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहाना, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं प्रीतम मामा के बारे में। क्या प्रीतम मामा की कुंडली खोल डाली तुमने? अहाना खुशी से उछलते हुए बोली, जी बिल्कुल, खोली ही नहीं बल्कि पड़वी डाली हैं। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, तो माँ बताता हूँ, सिसिर ने कहा। आज से 20 साल पहले ये प्रीतम मुंबई की गलियों का गुंडा था, एक गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। एक्सटोर्नर्स, चोरियां, मारपीट और भी बहुत सी फाइलें खुली थी इसके नाम पर फिर अचानक इसने सब बंद कर दिया और काफ़ी सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। किसी को भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने अपने स्पेशल नेटवर्क के जरिए रत्नागिरी में इसकी खोज शुरू की। जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। सिसिर ने अहाना को बताया। ऐसी क्या बात है सिसिर? अहाना चौंकते हुए बोली, और क्या खबर है मुन्नी? एक हफ्ते में क्या क्या देखा वहाँ? कामिनी जी ने मुन्नी से सारा ब्यौरा जानने की कोशिश की। अरे मेम साहब, क्या घर है, आलीशान, दफ्तर भी बहुत बड़ा है और बढ़िया है, पर मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ। अच्छा हुआ जो आपने यहाँ बुला लिया। मुन्नी ने वैसे ही बोला जैसे अहाना ने उसको कहा था। ये लता तो बहू की राजदार है, मेरी कहाँ पटने वाली थी इससे, और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता था कि मियाँ बीवी में चल क्या रहा है। कामिनी जी ने पलंग पर पैर पसारते हुए कहा, प्यार तो बहुत है दोनों में। अयान बाबा तो बहू रानी से मिलने उनके दफ्तर भी आए हैं एक दो बार, बहुत चिपक चिपक कर बातें कर रहे थे। मुन्नी ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों की शादी में इतनी नज़दीकियाँ, कुछ करना पड़ेगा। कामिनी जी बड़बड़ाते हुए बोली, सोचो मेम साहब, मैं आपके साथ हूँ। मुन्नी ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, वैसे आज दोनों रात में कहीं बाहर जा रहे हैं, लता से पता चला है मुझे। अब देख लो आपको क्या चाल चलनी है। मुन्नी की ये बताते ही कामिनी जी उठकर बैठ गईं और गहन चिंतन में खो गईं। अहाना, तुम्हारे हिसाब से ये प्रीतम अयान का मामा है? सिसिर ने अहाना से पूछा। हाँ, उर्वी ने बताया, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से प्रीतम की कोई बहन ही नहीं है, बल्कि वो तो अनाथ है, उसके माता पिता तक का कुछ पता नहीं है, सिसिर ने बताया। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? अहाना चौंक गई। मैं भी चौंक गया था अहाना, इसलिए मैंने तुम्हारी सासू माँ कामिनी जी की कुंडली भी बनवा डाली। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिसे सुनकर तुम सीट से उछल जाओगी, कामिनी जी अयान और आरुष की सगी माँ नहीं है। सिसिर ने अहाना को चौंका देने वाली खबर दी। अहाना कुछ पल सिसिर को हैरत से देखती रही। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। ये बात किसी ने मुझे नहीं बताई, उर्वी ने भी नहीं। अहाना, हो सकता है कि उर्वी को भी इस बारे में कुछ जानकारी ना हो, पर अयान और आरुष को इस बारे में नहीं पता। ये नामुमकिन है, क्योंकि जब कामिनी जी ने कैलाश जी से शादी की थी
तब अयान की उम्र लगभग 7 साल और आरुष की 9 साल रही होगी। दोनों इतने भी छोटे नहीं थे कि अपने और पराये में फर्क ना समझ पाए। शिशिर ने कहा। अहाना ये सब सुन हैरत में पड़ गई। कुछ पल वह खामोश हो गई। शिशिर अहाना को एक बहुत ही पुराने से वृद्धाश्रम में ले गया। वहां खड़े हो दोनों उर्वी का इंतजार करने लगे। 10 मिनट के इंतजार के बाद उर्वी आई। यहाँ क्यों बुलाया है अहाना, क्या बात है? उर्वी ने रिक्शा से उतरते ही पूछा। मुझे खुद नहीं पता, शिशिर लाया है मुझे यहाँ। अब किसका इंतजार हो रहा है? चलें अंदर, उर्वी ने कहा। अयान का। शिशिर ने अयान को बुलाने के लिए भी कहा है। अहाना ने घड़ी देखते हुए कहा। अयान, ऐसी क्या बात है इंस्पेक्टर शिशिर? उर्वी ने शिशिर की ओर हैरानी से देखते हुए कहा। बस कुछ पल इंतजार करें, अभी पता चल जाएगा, शिशिर ने कहा। तभी उन्होंने अयान की गाड़ी आते देखी। अयान के चेहरे पर भी हैरत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। क्या हुआ है? यहाँ इतनी दूर क्यों बुलाया है? और भाभी, आप भी यहाँ? चल क्या रहा है? अयान ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अयान, ये मेरे दोस्त हैं इंस्पेक्टर शिशिर। दरअसल मैंने इन्हें तुम्हारे प्रीतम मामा की जानकारी निकालने को कहा था। उसी के चलते इन्हें कुछ ऐसी बात पता चली है जो हमारे बहुत काम आ सकती है, अहाना ने कहा। मिस्टर अयान, आप प्रीतम के बारे में कितना जानते हैं? शिशिर ने अयान से पूछा। प्रीतम का नाम सुनते ही अयान के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर डर की छवि साफ झलक रही थी। क्या हुआ अयान, चुप क्यों हो गए? उर्वी ने अयान को झकझोरते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं भाभी। अयान अपना रूमाल निकाल पसीना पोंछने लगा। देखिए मिस्टर अयान, आप खुलकर नहीं बताएंगे तो हम बात की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्लीज, आप जो जानते हैं बता दीजिए, शिशिर ने आग्रह करते हुए कहा। इंस्पेक्टर, बचपन से ही मैं और भाई प्रीतम मामा से बहुत डर कर रहते थे। एक तो वो दिखते इतने डरावने थे और दूसरा वो हम दोनों को बहुत पीटते थे, इसलिए उनके आते ही हम छिप जाते थे। मैं बस इतना ही जानता हूँ, अयान ने कहा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम अयान, तुम सब जानते हो। देखो प्लीज, सब सच बता दो। उर्वी और भैया को मिलाना है अयान, प्लीज हेल्प, अहाना चिल्लाकर बोली। मिस्टर अयान, हम जानते हैं कि कामिनी जी आपकी माँ नहीं है और न ही कामिनी जी का कोई भी भाई था। अब आप बता देंगे तो जरा आसानी हो जाएगी, वरना अहाना को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर पता तो वो लगा ही लेगी, शिशिर ने कहा। ये बात सुनते ही उर्वी चौंक गई। क्या मतलब माँ जी तुम लोगों की असली माँ नहीं है? सच ही है? कोई सगी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है भला? अयान, तुम्हें जो सच्चाई पता है बता दो, उर्वी बोली। अयान की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, नहीं बता सकता। यदि मैंने कुछ बताया तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। शिशिर की आंखों में एक चमक सी उठी। वह शायद यही सुनना चाहता था अयान से। उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वो अंदर सुरक्षित हैं। ये सुनते ही अयान की आंखों से आंसू झरने के समान बह निकले। उसने शिशिर की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखते हुए कहा, सच, मैं मिल सकता हूँ? बिल्कुल, पर पहले हमें सब बातें पता तो चलें। शिशिर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या खबर है? सब ठीक है, वो ठीक है ना? कामिनी जी चुपके से घर के पीछे आंगन में फोन पर बात कर रही थी। हाँ सब ठीक है, पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उधर से फोन पर जो आवाज आई वह प्रीतम की थी। हर समय पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और कुछ आता है क्या तुम्हें? हमें बर्बाद कर दिया, अब और क्या चाहिए? जमा जमाया बिजनेस थमाया था तुम्हारे हाथ में, वो तो संभाला नहीं गया तुमसे। पैसे की दरकार लगी रहती है, कामिनी जी ने चीखते हुए कहा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो किया है मैंने, बिजनेस में नुकसान ना होता अगर तुम अडंगा ना डालती तो। इसलिए उस बारे में तो कुछ मत कहो, जल्द पैसों का इंतजाम कर दो, वरना बहुत राज खुल जाएंगे कामिनी, प्रीतम भी चिल्लाते हुए बोला। थोड़ा समय दो मुझे, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तोड़ कर दे दिए। चक्कर चलाना पड़ेगा, एक हफ्ते बाद फोन करना। ये कह कामिनी जी ने फोन बंद कर दिया। मुन्नी, ये किससे बात कर रही थी? लता ने मुन्नी से पूछा। लता और मुन्नी दोनों छिपकर कामिनी जी की बातें सुन रही थीं। मुन्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं बहन, अक्सर ये इस तरह बात करती रहती हैं किसी से, और वो जो कोई भी है वो इससे पैसे मांगता रहता है। ये बात अहाना बेबी को बतानी पड़ेगी, लता ने कुछ सोचते हुए कहा। उधर कामिनी जी परेशान हो आंगन में चक्कर काट रही थीं। इतने राज दफन हैं कि एक के बाहर आते ही उनकी सत्ता गिर जाएगी। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करे? ये सबसे बड़ी चुनौती थी उसके सामने।
अयान प्लीज, अब इस राज पर से पर्दा उठाने का समय आ गया है, शिशिर ने कहा। बहुत खुशहाल परिवार था हमारा, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पापा का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरी माँ तपस्या गुप्ता एक बहुत ही सुंदर और सुशील गृहिणी थी। मैं, भाई और पापा, हम तीनों ही उनकी जिंदगी थे। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन कामिनी नाम के तूफान ने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बस तब से सब कुछ बदल गया और सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि वह पापा की पर्सनल सेक्रेटरी थी, इसलिए काम के सिलसिले में घर भी आती जाती रहती थी। धीरे धीरे वह हमारे परिवार में बहुत घुल मिल गई। माँ और पापा दोनों उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। मुझे आज भी याद है दिवाली की वो भयानक रात। मैं करीब 7 साल का था। भाई और मैं तैयार होकर माँ का इंतजार कर रहे थे। पूजा का समय हो गया था। पापा बिजनेस के काम से सिंगापुर गए थे। फ्लैशबैक। भाई 9 बज गए, माँ अभी तक नहीं आई। हम बाजार जाकर देखें क्या? अयान ने आरुष से कहा। शायद तू ठीक कह रहा है, चल चल कर देखते हैं। ये कह दोनों घर खुला छोड़ अपनी माँ को देखने बाजार की तरफ चल पड़े। लगभग 1 घंटे तक वहां अपनी माँ को ढूंढने के बाद जब ये सोच घर आए कि शायद माँ घर लौट आई होगी, तो जो मंजर उन्हें दिखा वह देखकर वह चीखते चिल्लाते रह गए। उनकी माँ के सपनों का वो घर आग में जल रहा था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। पड़ोसियों को लगा कि बच्चे और तपस्या गुप्ता अंदर हैं। तभी एक पड़ोसन की नज़र आरुष पर पड़ी। अरे बच्चे तो यहाँ हैं, शुक्र है भगवान का। बेटा मम्मी कहाँ हैं? माँ, वो तो बाजार गई थी, लौटी नहीं अब तक। पर हमारा घर कैसे जल गया? आरुष रोते हुए बोला। शायद हवा से खिड़की पर रखे दियों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग सारे घर में फैल गई, एक पड़ोसी बोला। तभी फायर ब्रिगेड आई और आग बुझाने लगी। पड़ोसी अयान और आरुष को अपने घर ले गए। सारी रात दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। पड़ोसियों ने कैलाश गुप्ता को बहुत बार फोन किया, पर उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। अगले दिन कैलाश जी के ऑफिस में संपर्क किया गया। ऑफिस वालों ने कैलाश जी को उनकी पत्नी के लापता होने की खबर सिंगापुर में दी। कैलाश जी तुरंत भारत आ गए। उनके आते ही आरुष और अयान उनसे लिपटकर रोने लगे। कैलाश जी हैरान खड़े होकर अपने जले हुए घर को देख रहे थे। साथ ही अपनी पत्नी के लापता होने का गम भी उन्हें सता रहा था। वह एकदम खामोश हो गए। तभी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी कामिनी सामने आई और उन्हें संभाला। उसने प्यार से दोनों बच्चों को अपने आगोश में ले लिया। बच्चों, आप चिंता मत करो, आपकी मम्मी जल्दी आ जाएंगी। कैलाश जी, जब तक घर फिर से बनकर तैयार नहीं होता, आप मेरे घर पर रुक जाइए, कामिनी बोली। नहीं नहीं, मैं होटल में रुक जाऊंगा और बच्चों को नानी के पास भेज दूंगा। आप समझ नहीं रहे, होटल का खाना आपको सूट नहीं करता और बच्चों की भी परीक्षाएं आ रही हैं। मैं सब संभाल लूंगी। तपस्या जी जल्दी मिल जाएंगी, कामिनी बोली। सब पड़ोसी कामिनी की बात से सहमत थे, इसलिए सबने कैलाश जी पर दबाव डाला तो वो मान गए। 1 हफ्ते तक कैलाश जी और बच्चे कामिनी के घर रहे। कामिनी ने बच्चों का दिल जीत लिया, उन्हें खूब सारा प्यार दिया। 1 हफ्ते बाद पुलिस का फोन आया और कैलाश जी भागते हुए थाने पहुंचे। सर, एक लाश मिली थी तालाब से। हालांकि लाश सड़ चुकी है, पर आप शिनाख्त कर लें, इंस्पेक्टर ने कहा। लाश बहुत बुरी तरह सड़ चुकी थी, पर लाश पर से जो कपड़े और गहने मिले, उन्हें देखते ही कैलाश जी पहचान गए कि ये लाश उनकी पत्नी तपस्या की है। 1 हफ्ते में सब कुछ बर्बाद हो गया था। आरुष और अयान तो जैसे माँ के गम में बाबले से हो गए थे, पर तब कामिनी ने अपनी ममता के आंचल में उन दोनों को छिपा लिया। कामिनी उनकी देखभाल करती, स्कूल का काम कराती, खाना खिलाती। कैलाश बेटा, दूसरी शादी कर ले, पूरी उम्र पड़ी है। और बच्चों का तो सोच, कामिनी अच्छी लड़की है, बच्चे भी हिलमिल गए हैं उससे। हम सब कब तक यहाँ रहेंगे? गांव तू आएगा नहीं, इसलिए दूसरी शादी में ही तेरी भलाई है। कैलाश जी के माता पिता ने उन्हें समझाया। उनकी बात मानकर कैलाश जी ने कामिनी से शादी कर ली। कामिनी के साथ दहेज में आया उसका भाई प्रीतम। धीरे धीरे कामिनी और प्रीतम ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दोनों बच्चे प्रीतम से डरते थे। प्रीतम हर समय उनको डांट फटकार कर रखता था। समय बीतता गया। 5 साल में प्रीतम और कामिनी ने धीरे धीरे कैलाश जी का पूर्ण विश्वास जीत लिया था।
और धीरे धीरे सारा कारोबार अपने नाम करवा रहे थे। एक दिन आरुष ने प्रीतम और कामिनी को बात करते सुन लिया। उनकी बातों से लग रहा था कि वह सारा बिजनेस अपने नाम करना चाह रहे हैं। आरुष से रहा नहीं गया और जोश में आकर वह बोल पड़ा, मैंने सब सुन लिया, मैं सब पापा को बताऊंगा। प्रीतम जैसे ही उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, आरुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोड़ दिया। एक 15 साल के जवान लड़के से लड़ने की हिम्मत प्रीतम में नहीं थी, इसलिए वह पीछे हट गया। आरुष और अयान अब अपनी ताकत पहचान चुके थे। हमसे पंगा मत लेना शकुनी मामा, अभी चलो और पापा को सब सच बताओ, वरना ऐसा पीटेंगे कि नानी याद आ जाएगी। आरुष बोला, अरे भांजे, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा को सच कैसे बता सकता हूँ मैं? जायदाद का सवाल है। हाँ, एक सच तुम्हें जरूर बता सकता हूँ, देखो और खुद तय करो कि क्या करना है। प्रीतम ने कुछ तस्वीरें उनको दिखाईं। वह तस्वीरें देखते ही दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक अयान अतीत के पन्नों से निकलकर वर्तमान में आ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अहाना उसे शांत करने उसकी तरफ बढ़ी, पर उसने अपने कदम रोक लिए और उर्वी को इशारा किया। उर्वी ने आगे बढ़ रोते हुए अयान को संभाला। क्या था उस तस्वीर में ऐसा, अयान, जो तुम इतना रो रहे हो? अयान ने रोते हुए कहा, माँ। उर्वी और अहाना हैरानी से अयान की तरफ देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयान किसकी बात कर रहा है। माँ जिंदा थी, ये कह अयान ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और बताया, कामिनी और उनके भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। किसी और औरत की लाश दिखाकर ये साबित करा दिया कि वह लाश हमारी माँ की थी और हमारी माँ को कैद करके एक आश्रम में रख लिया। उसने हमें धमकी दी कि अगर हमने पापा को ये बात या पुलिस को भी कुछ बताया तो वह सच में हमारी माँ को मार देगा। तब से कामिनी देवी जो चाहती हम दोनों से करवा लेती। भाभी, आपको बहुत बार कामिनी के सामने झुकना पड़ा। आपको लगा भाई उनकी सपोर्ट कर रहा है, जबकि असलियत ये थी कि वो माँ की दयनीय हालत में वीडियो और फोटो दिखाकर हमें ब्लैकमेल करती थी। क्या करते, बात माननी पड़ती थी उनकी। ये कह अयान उर्वी के गले लग रोने लगा। अहाना से अयान की ये तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। ये जानकर कि उनकी असली माँ आज तक जिंदा है, पर कामिनी और प्रीतम की वजह से वह अपने बच्चों के प्यार से और बच्चे अपनी माँ की ममत्व से दूर रहे, उसका खून खौल उठा। अब वह और दृढ़ता से कामिनी को सबक सिखाना चाहती थी। शांत हो जाओ अयान, चिंता मत करो, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उन्हें। अहाना ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ढूंढ लेंगे नहीं अहाना, ढूंढ लिया है। तपस्या जी का पता चल गया है, इंस्पेक्टर शिशिर बोला। ये सुनते ही अयान चौंक कर पलटा। कहाँ कहाँ है वो इंस्पेक्टर? ठीक तो हैं? प्लीज मुझे मुझे मिलना है उनसे। इसी वृद्धा आश्रम में है, पर मानसिक रूप से थोड़ी असंतुलित हैं। प्रीतम ने उन्हें बहुत बुरी हालत में रखा है, इसका उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, शिशिर ने कहा। तो चलिए इंस्पेक्टर, लेकर आते हैं माँ को। अयान उस आश्रम की ओर जाते हुए बोला। रुको अयान, ऐसे नहीं, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, तुम तीनों अभी यहीं रुको। मैं अपनी टीम के साथ अंदर जाऊंगा, फिर तुम्हें फ़ोन करके बुला लूंगा। ये कह शिशिर ने अन्य पुलिसकर्मियों को इशारा किया। सब आश्रम के अंदर चले गए। अयान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। और भी उसके पास बैठ उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कितना अभागा बेटा हूँ मैं भाभी, अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अयान ने उर्वी की गोद में सर रखते हुए कहा। उर्वी बिना कुछ बोले उसका सर सहलाते हुए उसे चुप रहने को कह रही थी। उसकी आंखों के आगे हर वो मंजर घूम रहा था जब आरुष ने उसको कामिनी जी से माफ़ी मांगने को कहा था, या उर्वी की बात सही होते हुए भी उसने कामिनी जी का साथ दिया। कितनी दर्द और तकलीफ से गुजरता होगा आरुष तब, और उर्वी इस दर्द और तकलीफ से ना गुजरे इसलिए उसे अपने सामने से दूर कर दिया। आरुष का उठाया हर कदम उर्वी को अब समझ में आ रहा था। उर्वी की आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे थे। अहाना भी अयान को इस कदर रोते देख
असहाय महसूस कर रही थी। इस समय यदि उसके बस में होता तो वो अयान को गले लगा उसे सांत्वना देती और समझाती कि उसकी माँ पर हुए हर अत्याचार का वो बदला जरूर लेगी। तभी इंस्पेक्टर सिसिर का फोन आया और उसने सबको अंदर बुलाया। एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जहाँ हवा की आवाजाही के लिए मात्र एक रोशनदान था। कमरे की दीवारें पूरी तरह सीलन से भरी हुई थीं। कमरे में फर्नीचर के नाम पर एक छोटी सी टूटी हुई अलमारी थी और एक कुर्सी जो जगह जगह से टूटी हुई थी। अयान ने नजर घुमाई तो वहां पर एक चारपाई दिखी जिस पर एक वृद्धा लेटी थी। उन्हें देखते ही अयान ने प्रश्न भरी निगाहों से इंस्पेक्टर सिसिर को देखा। इंस्पेक्टर सिसिर ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि वही उसकी मां तपस्या गुप्ता है। अपनी मां को ऐसी हालत में देख अयान का खुद पर काबू नहीं रहा और वह रोते हुए बाहर निकल गया। उर्वी और अहाना भी उसके पीछे पीछे बाहर आईं। अयान संभालो अपने आप को, अहाना ने कहा। उस प्रीतम ने मेरी माँ की क्या हालत बना दी, देखा तुमने? कैसे कैसे संभालूं अपने आप को, जी कर रहा है अभी उस प्रीतम को उसके किए की सजा दे दूं। अयान चिल्लाते हुए बोला। जरूर देंगे अयान, तुम धीरज रखो, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, अहाना ने कहा। हाँ अयान, इस समय माताजी को यहाँ से लेकर जाना है, उसका इंतजाम है कुछ? इंस्पेक्टर सिसिर ने पूछा। माँ जी मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, हम उन्हें वहाँ लेकर जाएंगे, अहाना ने कहा। ठीक है अयान, तुम एक बार उनसे बात करो, शायद तुम्हें पहचान जाएं, सिसिर ने कहा। अयान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम उसे 17-18 साल पीछे लेकर जा रहा था, जब तपस्या का ममता भरा स्पर्श हमेशा उसके सर पर रहता था। उनका हमेशा अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाना, उनके संग खेलना, स्कूल छोड़ना। अयान और आरुष की तो पूरी दुनिया ही उनकी माँ थी। आज उन्हें इस हाल में देख वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रहा था। वह उनके बिस्तर के पास पहुंचा और धीरे से उनका सर सहलाते हुए बोला, माँ। तपस्या जी हड़बड़ाकर उठी और रोते हुए बोली, अयान मेरा बच्चा अकेला होगा, मुझे जाने दो। ये कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ मैं यहीं हूँ आपके पास, आपके सामने, उठकर एक नज़र देखो मुझे। अयान की प्यार भरी आवाज़ सुनते ही तपस्या जी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अयान ने प्यार से उनके मुरझाए चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उनके आंसू पोंछे और बोला, आपका इंतजार खत्म हो गया है माँ, आपका बेटा आ गया है, माफ़ कर दे माँ, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पर अब तुझ पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। अयान तो इतना बड़ा हो गया, अरे हाँ समय भी तो बहुत बीत गया, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, तेरा चेहरा सही से देख नहीं पा रही बेटा। अरे तेरा भाई कहाँ है, मेरा आरुष कहाँ है वो? तपस्या जी ने पूछा। अयान आ गया है ना माँ, तो आरुष भी आ जाएगा, भाई बेंगलुरु में जॉब करता है, जल्दी ही आपसे मिलने आएगा, अयान ने कहा। तभी तपस्या जी का ध्यान सामने खड़ी उर्वी और अहाना पर गया। वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी अयान बोला, माँ आप नहीं जानती इन्हें, ये उर्वी भाभी हैं, आपके लाडले आरुष की पत्नी। उर्वी इस बात पर चौंक गई तो अयान ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और पास बुलाया। उर्वी उनके पास आई और बहुत आदर से उनके पाँव छुए। तुम दोनों इतने बड़े हो गए कि शादियां भी हो गईं, कितनी सुंदर बहू है आरुष की, सुखी रहो बेटा। और वो लड़की, वो अहाना है, बहुत बड़ी वकील है, उन्हीं की वजह से हम आपको ढूंढ पाए हैं माँ, अयान बोला। माँ जी ये आपकी छोटी बहू है, उर्वी ने अयान को गुस्से से देखते हुए कहा। अहाना ने भी आकर तपस्या जी के पैर छुए। तपस्या जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जी भर कर उर्वी और अहाना को प्यार दिया। माँ ये इंस्पेक्टर सिसिर हैं, आज इन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। थैंक्स इंस्पेक्टर, अब हम माँ को ले जा सकते हैं? अयान ने सिसिर से हाथ मिलाते हुए पूछा। ऑफ कोर्स ले जा सकते हो, पर एहतियात से, सिसिर ने कहा। उर्वी और अहाना तपस्या जी को गाड़ी तक पहुँचाने में मदद करने लगीं और सिसिर और अयान वार्डन के कमरे की तरफ चल पड़े। तो अब बताएं कमला ताई कि आपके साथ क्या किया जाए? इंस्पेक्टर सिसिर ने वार्डन कमला ताई के सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। साहब माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कमला ताई बोली। माफ? अरे तुम जैसे लालच के लोभी लोगों को तो साफ कर देना चाहिए,
तुम जानती हो कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने। इतने साल एक औरत की असलियत दुनिया से, पुलिस से छुपा कर रखी, उसका परिवार उसे ढूंढता रहा। अगर तुम उस समय पुलिस को बता देती तो। तभी अयान बीच में बोल पड़ा। तो एक माँ अपने बेटों से और बेटे अपनी माँ से जुदा ना होते। नहीं इंस्पेक्टर सिसिर, इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी अयान, पर अभी नहीं। अहाना ने जो प्लान बनाया है उसके पूरा होने के बाद। कमला ताई, अब गौर से सुनो। तुम्हें क्या करना है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना, समझी? इंस्पेक्टर सिसिर ने कड़क अंदाज में कहा। उधर अहाना और उर्वी तपस्या जी को आराम से गाड़ी में बैठाने का इंतजाम कर चुके थे। सिसिर और अयान के आते ही वह सब वहां से निकल गए। अयान, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, पूछना ही भूल गई। तेरे पिताजी कैसे हैं बेटा? अब तो उनकी भी उम्र हो चुकी होगी, सेहत ठीक नहीं रहती है ना उनकी? तपस्या जी ने पूछा। अयान की आंखों में नमी आ गई। एक तरफ उसकी माँ है जो इस अवस्था में भी सबके बारे में पूछ रही थी, और एक उसके पिता हैं जिन्होंने लोगों के कहने में आकर उस कामिनी से शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अयान ने चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पापा ठीक है माँ, हम अपने घर ही जा रहे हैं ना अभी। लगता है सफ़र लंबा है। वैसे हम हैं कहाँ इस वक्त? तपस्या जी सवाल पर सवाल कर रही थी। माँ जी, हम मुंबई से कुछ दूरी पर हैं, घर पहुँचने में समय लगेगा, पर अभी आप अहाना के घर रुकोगे? उर्वी बोली। क्यों, वहाँ क्यों? बेटा, समधी जी के घर कैसे रह सकती हूँ मैं? तपस्या जी बोली। ये क्या माँ जी, अभी कुछ देर पहले आपने मुझे अपनी बेटी बनाया और अब एकदम पराया कर दिया। आप डिसाइड करके बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ कि बहू? अहाना ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तपस्या जी हंस पड़ी और बोली। कितनी चालाक है तू, बातों में उलझाना तो कोई तुझसे सीखे। सब संजीव दीवान के घर पहुंचे। तपस्या जी इतना बड़ा घर देखकर चौंक गईं। घर तो बहुत बड़ा है समधी जी का। बस माँ, माता रानी का आशीर्वाद है, पापा का बिजनेस अच्छा चलता है। अहाना ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। अंदर संजीव दीवान सबका इंतजार कर रहे थे। आइए समधन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, तपस्या जी ने अपने उच्च संस्कारों का परिचय देते हुए कहा। चाय नाश्ते के बाद संजीव दीवान बोले। उर्वी बेटा, समधन जी को उनका कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर लेंगी। अयान, तू भी यहाँ रहेगा ना? मैं कैसे? तपस्या जी घबराते हुए बोली। माँ, मैं रोज आपसे सुबह शाम मिलने आऊँगा, आप चिंता ना करें। और उर्वी भाभी यहीं आपके पास रहेंगी। उर्वी आरुष के साथ क्यों नहीं गई, यहाँ कैसे रहेगी? तपस्या जी के मन में अनगिनत सवाल थे। माँ, दरअसल भाभी आगे पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए भाई के साथ नहीं गईं। यहाँ इसलिए रहती हैं क्योंकि हमारे घर की तो मरम्मत हो रही है ना, तो भाभी को पढ़ने में रुकावट ना आए इसलिए। और वैसे भी अहाना और भाभी बचपन की सहेलियाँ हैं, तो उन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयान ने तपस्या जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। ओह, पढ़ाई करना तो बहुत बढ़िया बात है। चल ठीक है, तू जा। पर आरुष कब आएगा? और तेरे पिताजी? तपस्या जी ने फिर सवाल शुरू कर दिए। माँ, भाई बहुत जल्द आएगा, पापा काम से बाहर गए हैं, वो भी आ जाएंगे। अब आप आराम करो, अयान ने कहा। उर्वी और अहाना उन्हें कमरे में ले गईं। अहाना ने गीजर चालू करते हुए कहा। माँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अहाना ने अलमारी खोली और उसमें से एक खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी निकालकर उन्हें देते हुए कहा। माँ, ये पहन लीजिए, ये मेरी माँ की साड़ी है। ये कह अहाना की आंखों में आंसू आ गए। तपस्या जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर तपस्या जी को तैयार कर दिया। अपना ये रूप आईने में देख तपस्या जी की आंखों में नमी आ गई। आज ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद तैयार हुई हूँ। आखिरी बार दिवाली की उस रात तैयार हुई थी। ये कहकर वह रोने लगीं। उर्वी और अहाना ने उन्हें शांत किया और आराम करने को कहा। उर्वी वहीं उनके पास बैठ गई और उन्हें लिटाकर उनका सर दबाती रही। तपस्या जी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अयान जब उनसे मिलने ऊपर आया तो उन्हें इस तरह सोते देख उसे बहुत सुकून मिला। अयान, अब चलें, घर पर एक ड्रामा हमारा इंतजार कर रहा है। आज कामिनी देवी की चाल उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है, अहाना ने कहा। माँ को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, अयान ने कहा। माँ को उनका हक वापस दिलाने के लिए हमें उस औरत को और उसके भाई को उनके अंजाम तक पहुँचाना होगा, अहाना ने कहा। दोनों संजीव दीवान से मिलकर घर के लिए निकल पड़े, जहाँ कामिनी देवी एक नई व्यूह रचना के साथ उनका इंतजार कर रही थीं। मुन्नी भागती हुई कामिनी जी के पास आ गई और बोली।
भैया और भाभी आ गए मेम साहब। क्या करना है अब? करना क्या है? वही पुराना अपना बहाना, पेट दर्द। देख कैसे रोकती हूँ मैं उन दोनों को। तू 5 मिनट बाद उनके कमरे में जाना और ताज़ा रिपोर्ट लेकर आना। कामिनी जी ने हुक्म देते हुए कहा। मुन्नी अयान के कमरे में पहुंची तो आहाना बोली, बोल मेरी जेम्स वॉर्ड, क्या खबर है? माँ जी के नाटक की सारी तैयारी हो गई है, बस मेरी हरी झंडी का इंतजार है, मुन्नी ने कहा। हम तो जा फिर दे दे हरी झंडी। थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर बताना, समझ गई ना? अहाना ने हंसते हुए कहा। अयान जो किसी और ही ख्याल में गुम था बोला, क्या चल रहा है? हरी झंडी, मिर्च मसाला, कोई कुछ बताएगा? तू जा मुन्नी, मैं समझा दूंगी अयान को। और फिर अहाना ने अयान को सारा प्लान बता दिया। उधर मुन्नी ने कामिनी जी को जाकर खूब बड़ा चढ़ाकर बात बताई। मेम साहब दोनों तैयार हो रहे हैं। आज तो बहुत जबरदस्त प्लान लगता है। अरे अब देख प्लान की कैसे मैं बैंड बजाती हूँ। जा जाकर अयान को बुला कर ला, बोल उसके पापा बुला रहे हैं। कामिनी जी ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मुझे बीच में क्यों ला रही हो? जो करना है खुद करो। कैलाश जी बोले, आपके साथ के बिना कैसे मुमकिन हो सकता है? अब चुपचाप मेरा साथ दो, जैसे देते आए हो। कामिनी जी ने हुक्म देते हुए कहा। मुन्नी ने ऊपर जा सारी बात बताई। अहाना ने हंसते हुए अयान से कहा, जाओ नीचे और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। दीवान मेंशन, आइए समधन जी, रात के खाने का समय हो गया है। आज सारा खाना उर्वी ने बनाया है। संजीव दीवान ने तपस्या जी से कहा। वो अयान नहीं आएगा क्या? बोल के गया था। तपस्या जी झिझकते हुए बोली। अयान हाँ आएगा, जरूरी काम आ गया होगा। आप खाना खाएं, वो आ जाएगा, संजीव दीवान ने कहा। तभी उर्वी सारा खाना लेकर बाहर आ गई और बोली, माँ जी भैया आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि आप खाना खाकर आराम कर लें, वो रात को आपसे मिलने आएंगे। चलिए अब जल्दी से खाना खाइए। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया था? अयान ने पूछा। हाँ देख तो जरा, तेरे माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा बाहर का। कितनी बार मना किया है, समोसे कम खाया करो, पर सुनती नहीं है। अब भुगतो। अच्छा पापा मैं जा रहा हूँ अहाना के साथ, आने में देर हो जाएगी। अयान ये कहकर निकलने लगा तो कामिनी जी ने रूखे स्वर में कहा, सही है बेटा, माँ बीमार है और तुझे घूमने की पड़ी है। तभी अहाना अंदर आती है। चलें अयान, देर हो रही है, मेरे सब दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। अहाना, माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। अरे क्या हुआ माँ जी को? अहाना ने परेशान होते हुए पूछा। पेट में दर्द है, कामिनी जी ने दर्द का नाटक करते हुए कहा। अयान डॉक्टर को फोन किया? अहाना ने पूछा। हाँ बहू, हमारे फैमिली डॉक्टर आ रहे हैं, कैलाश जी ने कहा। पापा जी वो क्या इलाज करेंगे? वो फिजिशियन हैं और माँ की बीमारी दूसरी है। रुकिए मैं उपासना घई को फ़ोन करती हूँ, वो इस शहर की सबसे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो देखेंगी हमारी माँ जी को। ये कह अहाना ने फ़ोन घुमाया और उन्हें बुला लिया। कामिनी जी का फुल प्रूफ प्लान डूबने लगा। उन्होंने कैलाश जी को इशारा किया। कैलाश जी ने अटकते हुए कहा, रहने दो बहू, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो इलाज कर लेंगे। पापा जी माँ को डॉक्टर उपासना की जरूरत है, मैं औरत हूँ, उनकी समस्या को समझ सकती हूँ। आप बैठिए आराम से, आज तो माँ जी का अच्छे से इलाज करना ही पड़ेगा। चिंता ना करें आप माँ जी, अहाना ने कामिनी जी के सिरहाने बैठते हुए कहा। कामिनी देवी अपने ही बिछाए जाल में मछली बन फंस गई थी, अंदर ही अंदर छटपटा रही थी, पर कह किसी को कुछ नहीं सकती थी। ओह, ये तो आप लोगों ने पहले कभी इनकी बीमारी पर कभी ध्यान नहीं दिया क्या? डॉक्टर उपासना अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोली। क्या हुआ है माँ जी को डॉक्टर? अहाना कामिनी जी के लिए चिंता जताते हुए बोली। अहाना, वो तो अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ ये पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन ले आई, वरना मुझे भी पता नहीं चलता ऐसे देखकर। दरअसल इनकी किडनी में पत्थर हैं, देखो खुद देख लो, ये देखो, ये जो छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पत्थर हैं, डॉक्टर उपासना ने कहा। ओह अयान, देखो कमाल है, आज तक पता ही नहीं चला, और हमारी माँ जी इतने समय से इस वजह से दर्द में तड़पती रहीं। आप लोगों ने कभी उनकी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अहाना ने कहा। बहू कुछ नहीं हुआ है मुझे, हल्का सा दर्द था।
शायद अपच हो गई थी। इन डॉक्टरनी ने तो पत्थर बता दिए। ऐसे थोड़े ही होता है। कामिनी जी हैरान थीं कि बिना पेट दर्द के उनकी किडनी में पत्थर आए कहाँ से। माँ आप चुप रहें। इतनी बड़ी डॉक्टर बोल रही हैं और आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ है। अब आग में घी का काम करने की बारी अयान की थी। तो डॉक्टर इसका क्या इलाज होगा? अयान ने पूछा। ऑपरेशन। पत्थरों को ऑपरेट करके निकाल दिया जाएगा। बस सिंपल, चाहे तो कल ही करा लो। डॉक्टर ने झट से फैसला सुनाते हुए कहा। ऑपरेशन? क्या ये डॉक्टरनी पागल हो गई है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, कामिनी जी ने चिल्लाते हुए कहा। आज उनका ये तीर निशाने पर लगने की जगह उल्टा उनकी तरफ कैसे घूम गया। अब इस जाल से कैसे निकला जाए? माँ जी आप शांत रहें। छोटा सा ऑपरेशन ही तो होगा। कम से कम ये रोज के दर्द से तो छुटकारा मिलेगा। फिर हम लोग भी बिंदास बिना टेंशन के बाहर जा सकेंगे। वरना आप आए दिन आपके पेट की दर्द की वजह से हम दोनों कहीं जा भी नहीं पाते। टेंशन बनी रहती है ना। अहाना ने कामिनी जी की तरफ रुख करते हुए कहा। हे भगवान, क्या हो गया मेम साहब? आप तो सच में बीमार पड़ गईं। मुन्नी नाटक करते हुए बोली। सच में? मतलब क्या कुछ भी बोलती हो मुन्नी? अहाना ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। पागल, जा यहाँ से, काम कर अपना। ऐसे रो रही है जैसे मैं परलोक सिधार गई। कामिनी जी झेंपते हुए बोली। आज तो मुन्नी ने पोल खोल ही दी थी। डॉक्टर, अगर माँ ने ऑपरेशन नहीं कराया तो क्या होगा? कोई खतरा तो नहीं होगा ना? अयान ने झूठ की चिंता व्यक्त करते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं होगा। किडनी पर असर आएगा, फिर बाद में किडनी निकालनी पड़ सकती है, डॉक्टर उपासना ने कहा। कामिनी जी के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। बस उनके धरती में समाने की देरी थी। पर धरती माँ भी ऐसी लोभी और लालची औरत को कहाँ स्वीकार करने वाली थी। इस डॉक्टरनी का दिमाग खराब हो गया है। किडनी निकालेगी? अरे किडनी के बिना इंसान कैसे जिंदा रहेगा? अजी सुनते हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कामिनी जी की हालत किसी पागल खाने के मरीज जैसी हो गई थी। कैलाश जी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। आज वह खुश थे क्योंकि शेर को सवा शेर जो मिला था। माँ जी, पापा जी क्या बोलेंगे? देखो कैसे खड़े हैं, सदमा लगा है, कोस रहे हैं अपने आप को। क्यों पापा जी? सच कह रही हूँ ना मैं? अहाना ने तपाक से पूछा। हाँ हाँ, मैं सदमे में हूँ। कामिनी, मुझे पहले ही तुम्हारा इलाज करा लेना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, कामिनी जी चिल्लाईं। माँ जी, हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब मेरा मतलब, जैसे जैसे हर गुनहगार कहता है उसने गुनाह नहीं किया, वैसे हर मरीज भी यही कहता है कि वह ठीक है। आप आराम करिए। डॉक्टर, इस समय माँ जी के दर्द का क्या इलाज है? अहाना ने कामिनी जी को जबरदस्ती लिटाते हुए पूछा। डॉक्टर उपासना ने इंजेक्शन में दवा भरी और बोली। फिलहाल इनके दर्द के लिए इंजेक्शन दे रही हूँ, इससे इन्हें आराम आ जाएगा। इससे पहले कि कामिनी जी भागती, अहाना और अयान ने उनकी बाजुएं पकड़ लीं और डॉक्टर उपासना ने इंजेक्शन लगा दिया। 2 मिनट के भीतर वह गहरी नींद में सो गईं। अयान डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। अहाना ने कैलाश जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। फिक्र मत कीजिए पापा जी, नींद का इंजेक्शन है, इनके सातिर दिमाग को आराम की ज़रूरत है। एक बात और, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं आपके खिलाफ भी ऐसी कोई हरकत करूँ, क्योंकि मैं उर्वी नहीं हूँ, अहाना दीवान हूँ। गलत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये कह अहाना भी बाहर चली गई। कैलाश जी थोड़ा सा मुस्कुराए और टेलीविज़न खोल अपना पसंदीदा चैनल देखने बैठ गए। बहुत दिनों बाद सुकून से कुछ अपनी पसंद का देख सकेंगे। दीवान मेंशन। अयान ने तपस्या जी के कमरे में झांक कर देखा। वह सुकून से सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद उन्हें ऐसी नींद नसीब हुई थी। अयान की आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी अहाना की आवाज आई। खुलकर रोना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। अहाना अयान को अपनी छत पर ले गई। खुले आसमान के तारों की छांव में रोने से मन को शांति मिलती है, अहाना ने कहा। अयान कुछ पल आसमान की बिखरी चांदनी को देखता रहा और फिर अचानक अहाना को गले से लगाकर रोने लगा। अयान के इस तरह अपनी बाहों के घेरे में लेने से अहाना थोड़ी असहज जरूर हुई, पर उसने अपनी असहजता को छिपा लिया। वह चाहती थी कि अयान के अंदर का सारा गुबार निकल जाए। उसने भी अयान को कसकर अपने आगोश में ले लिया और उसके दर्द में शामिल हो गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।